अब हम बात करेंगे कोष आधारित लेखांकन तथा गैर कोष आधारित लेखांकन के बारे में। फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। गैर व्यापारिक संस्थाएं अपने लेन देन का लेखा दो प्रकार से करती है। नंबर 1 कोष आधारित लेखांकन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। नंबर 2 गैर कोष आधारित लेखांकन नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। कोष आधारित लेखांकन का अर्थ एवं अवधारणा, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। लेखांकन की वह पद्धति जिसमें कोष स्वतंत्र राजकोषीय इकाई की रूप में स्वीकार किया जाता है ही कोष लेखांकन है। वस्तुतः कोष आधारित लेखांकन पुस्तपालन की एक तकनीक है जिसमें किसी विशेष कार्य के लिए दिए गए प्रत्येक अंशदान के लिए संपत्ति, दायित्व, आय और व्यय के लिए अलग अलग पुस्तकों का सेट रखा जाता है। इस प्रकार कोष आधारित लेखांकन वह लेखांकन पद्धति है जिसमें लाभ न कमाने वाली संस्थाएं विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग अलग कोषों का निर्माण करती है। कोष विशेष से संबंधित प्राप्तियों व आयों को उस कोष में जमा किया जाता है और व्ययों को डेबिट किया जाता है। इसलिए लेखांकन की दृष्टि से प्रत्येक कोष का पृथक अस्तित्व होता है। उदाहरण के लिए मैच कोष, मैच फंड, खेलकूद कोष, स्पोर्ट्स फंड, पुरस्कार कोष, प्राइज फंड इत्यादि। साधारणतया इस कोष की राशि को प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है अथवा सावधि जमा खाते फिक्स डिपॉजिट में बैंक में जमा करा दिया जाता है। इस निवेश या सावधि जमा से जो आय अर्थात ब्याज या लाभांश की प्राप्ति होती है उसे संबंधित कोष में क्रेडिट किया जाता है, न कि आय व्यय खाते में। विशेष कोष का उपयोग निर्धारित नियमों, उपनियमों या अधिनियमों के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार के लेखांकन पद्धति में पूंजी को पूंजी कोष कहा जाता है। कोष आधारित लेखांकन पद्धति सरकारी अलाभकारी इकाइयों तथा गैर सरकारी अलाभकारी इकाइयों द्वारा अपनाई जाती है, जैसे सरकारी अलाभकारी संस्थाएं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल आदि। गैर सरकारी अलाभकारी संस्थाएं जैसे प्रन्यास ट्रस्ट्स, औषधालय, हॉस्पिटल्स, क्लब, निजी शैक्षणिक संस्थाएं, पुस्तकालय, वाचनालय आदि। कोष आधारित लेखांकन की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। नंबर 1 कोष आधारित लेखांकन में प्रत्येक कोष के लिए अलग से लेखा पुस्तकें रखी जाती है। कोष को अलग स्वतंत्र इकाई के रूप में स्वीकार किया जाता है और इसी आधार पर लेखांकन किया जाता है। यदि संस्था कोई ऐसा कोष प्राप्त करती है जिसके प्रयोग में कुछ कानूनी प्रतिबंध है तो इसके लिए प्रतिबंधित कोष की स्थापना करनी होती है। नंबर 3 अलाभकारी संस्थाओं के वित्तीय संसाधनों में अनुदान, सरकारी अनुदान तथा अंशदान शामिल होते हैं। इनका उपयोग नियमानुसार एवं निर्देशानुसार किया जाता है, न कि इच्छानुसार। नंबर 4 कोष आधारित लेखांकन पद्धति का उपयोग गैर लाभकारी संगठनों के लिए ही किया जा सकता है। कोष आधारित लेखांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। नंबर 1 विभिन्न कार्यों के वास्तविक वित्तीय परिणामों की बजटीय प्रावधानों से तुलना करना। नंबर 2 यह देखना कि नियमों, विनियमों तथा कानूनी प्रावधानों का अनुपालना हो रही है या नहीं। नंबर 3 यह सुनिश्चित करना कि दानकर्ताओं या सरकारी एजेंसियों ने जिस विशेष कार्य के लिए कोष उपलब्ध कराया है उसका उपयोग उसी कार्य की पूर्ति के लिए हो रहा है या नहीं। दूसरे शब्दों में अनुमोदित कार्यों पर होने वाले व्यय की कुशलता का मूल्यांकन करना। कोषों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फंड्स। कोषों को प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। आगम कोष यानी रेवेन्यू फंड्स, विशिष्ट या विशेष कोष, स्पेसिफिक और स्पेशल फंड्स। आगम कोषों में शामिल है प्रतिबंधित कोष, रेस्ट्रिक्टिव फंड्स, अप्रतिबंधित कोष, नॉन रेस्ट्रिक्टेड फंड्स। विशिष्ट या विशेष कोषों में सम्मिलित है समर्पित कोष, स्थायी संपत्ति कोष, ऋण कोष, विकास कोष आदि।
अब इनके बारे में थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। नंबर 1, अप्रतिबंधित कोष, अनरेस्ट्रिक्टेड फंड्स। अप्रतिबंधित कोष वह कोष है जिसका उपयोग संस्था के किसी भी कार्य के लिए किया जा सकता है। इस कोष के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। इस कोष को सामान्य कोष या पूंजी कोष भी कहा जाता है। इस कोष का निर्माण चंदे की राशि, सरकारी अनुदान आदि से किया जाता है। नंबर 2, प्रतिबंधित कोष। प्रतिबंधित कोष यानी रेस्ट्रिक्टेड फंड। यह वह कोष है जिसके उपयोग पर प्रतिबंध रहता है। इस प्रकार के कोष का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए हो सकता है जिसके लिए इन्हें स्थापित किया गया है। अन्य कार्यों में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पुरस्कार कोष का उपयोग पुरस्कार देने में ही किया जा सकता है। अतः यह कोष विशेष कोष, स्पेशल फंड्स के समान होता है। स्थायी संपत्ति कोष। यह कोष स्थायी संपत्तियों में निवेश के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे भवन निर्माण कोष, पेवेलियन निर्माण कोष, परीक्षा भवन निर्माण कोष आदि। इस कोष का निर्माण विशेष अनुदान या सामान्य कोष से किया जाता है। नेक्स्ट, समर्पित कोष या आधार कोष, एंडोमेंट फंड। इस कोष का निर्माण उपहार, गिफ्ट या वसीयत, लीगेसी से होता है। इसके अंतर्गत मूल राशि स्थिर व सुरक्षित रहती है और इस राशि से अर्जित आय, विशेष रूप से ब्याज, विशेष कार्य का निष्पादन किया जाता है। गैर लाभकारी संस्थाओं के लिए, विशेषकर धर्मार्थ कार्यों के लिए बनाए गए ट्रस्ट आदि में इस प्रकार के कोष स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट, ऋण कोष, डेट और लोन फंड्स। यह कोष कुछ विशेष व्यक्तियों को निश्चित उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान करने हेतु स्थापित किया जाता है। उदाहरण के लिए विश्वविद्यालय में छात्रों और कर्मचारियों को ऋण देने के लिए ऋण कोष बनाया जा सकता है। इस प्रकार आयात कोष मुख्यतः सामान्य आयगत मदों को अभिलेखित करता है, जबकि विशेष या विशिष्ट कोष पूंजीगत प्रकृति के लेन देनों का लेखा करता है। विशेष कोष से संबंधित मदों का व्यवहार, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स रिलेटिंग टू स्पेसिफिक फंड्स। केस नंबर 1, विशेष कोष से संबंधित आय व्यय को चिट्ठे के दायित्व भाग में निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम एक मैच फंड के बारे में बात करते हैं और इसके लिए 2 कॉलम चिट्ठे के आंतरिक भाग में बनाए जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा जाएगा प्रारंभिक शेष यानी ओपनिंग बैलेंस। उसमें जोड़ा जाएगा मैच टिकटों की बिक्री से प्राप्त राशि, मैच कोषों के लिए दान से प्राप्त राशि, मैच कोषों से के निवेश पर प्राप्त ब्याज की राशि, और इसमें से घटाए जाएंगे मैच पर किए जाने वाले खर्चे, और शेष रही राशि चिट्ठे के दायित्व भाग में दिखाई जाएगी। केस नंबर 2, यदि कोष की राशि से व्यय की राशि अधिक हो जाए तो अंतर की राशि अर्थात ऋणात्मक राशि को आय व्यय खाते के डेबिट भाग में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के अगले महत्वपूर्ण बिंदु यानी गैर कोष लेखांकन, नॉन फंड अकाउंटिंग के बारे में। गैर कोष लेखांकन पद्धति आगम, रेवेन्यू तथा लागत, कॉस्ट के मिलान पर आधारित है। यह पद्धति व्यावसायिक उपक्रमों के द्वारा भी अपनाई जाती है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इस पद्धति के अंतर्गत लेन देनों की पहचान और उसके लेखे दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार उपार्जन अवधारणा, एक्रूअल कंसेप्ट के आधार पर किए जाते हैं। गैर कोष लेखांकन पद्धति के अंतर्गत नंबर 1, लेखा अवधि के लिए लाभ हानि की गणना के लिए लाभ हानि खाता बनाया जाता है, तथा नंबर 2, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए आर्थिक चिट्ठा, स्थिति विवरण बनाया जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत किसी विशिष्ट उद्देश्य से विशिष्ट कोष का निर्माण नहीं किया जा सकता। कोष लेखांकन और गैर कोष लेखांकन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन फंड अकाउंटिंग एंड नॉन फंड अकाउंटिंग। इन दोनों में अंतर को विभिन्न आधारों के आधार पर समझा जा सकता है। नंबर 1, आधार बेसिस। कोष लेखांकन रोकड़ पर आधारित है, जबकि गैर कोष लेखांकन उपार्जन अवधारणा पर आधारित है। नंबर 2, कोष का उपयोग। कोष लेखांकन में कोष का उपयोग किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है, जबकि गैर कोष लेखांकन में कोष का प्रयोग किसी भी लाभ के उद्देश्य से किया जा सकता है।
नंबर 3, वित्तीय विवरण। कोष लेखांकन में प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता तथा चिट्ठा बनाया जाता है, जबकि गैर कोष लेखांकन में व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। नंबर 4, लेखांकन की इकाई। प्रत्येक कोष राजकोषीय और वित्तीय लेखांकन इकाई होती है, जबकि गैर कोष लेखांकन में व्यावसायिक उद्यम ही लेखांकन इकाई होती है और व्यावसायिक लेन देनों का लेखा करती है। आर्थिक हित। कोष लेखांकन में स्वामी का कोई आर्थिक हित नहीं होता, जबकि गैर कोष लेखांकन में स्वामी का आर्थिक हित लाभ के रूप में निहित होता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण मदों की व्याख्या या वर्णन करेंगे। गैर व्यापारिक संस्थाओं के खातों में कुछ ऐसी मदें होती है जो पूर्णतः स्पष्ट नहीं होती कि ये पूंजीगत प्रकृति की है या आयगत प्रकृति की। इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। नंबर 1, चंदा या अंशदान या सदस्यता शुल्क, सब्सक्रिप्शंस। चंदा सदस्यता शुल्क है जिसका भुगतान सदस्य द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है। यह गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए आयगत प्राप्ति होती है और इसे आय व्यय खाते के क्रेडिट में तथा प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में जितनी राशि प्राप्त होती है उतना लिखा जाता है। परंतु यदि यह किसी विशेष कार्य के लिए प्राप्त किया जाए तो इसे पूंजीगत प्राप्ति मानना चाहिए और इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष की तरफ दिखाया जाना चाहिए और इस कार्य विशेष के पूरा होने के बाद यदि इसमें संबंधित चंदे की आय शेष बची हो तो इस शेष को पूंजी कोष में हस्तांतरित कर देना चाहिए। चालू वर्ष के चंदे के लिए रकम विवरण पत्र बनाकर या खाता बनाकर ज्ञात की जाती है। विवरण पत्र बनाकर शुद्ध चंदे की राशि ज्ञात करने के लिए हम निम्न कदम उठाएंगे। सबसे पहले वर्ष के दौरान प्राप्त चंदे को लिखेंगे, उसमें वर्ष के अंत में अदत्त चंदा जोड़ देंगे जो चालू वर्ष से संबंधित है। इसी प्रकार वर्ष के प्रारंभ में जो अग्रिम या पूर्वदत्त चंदा था उसे भी जोड़ दिया जाएगा। इसमें से वर्ष के प्रारंभ में जो आउटस्टैंडिंग अदत्त चंदा था उसे घटा दिया जाएगा। वर्ष के अंत में प्राप्त अग्रिम चंदा आगामी वर्ष से जो संबंधित है उसे भी घटा दिया जाएगा। इस प्रकार चंदे से प्राप्त शुद्ध राशि जिसको आय व्यय खाते में दर्शाया जाएगा क्रेडिट साइड में। आप इसे खाते के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जब खाते के रूप में प्रदर्शित करते हैं यानी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर ज्ञात करते हैं तो कुल 4 कॉलम बनाए जाएंगे। डेबिट पक्ष में 2 कॉलम और क्रेडिट पक्ष में 2 कॉलम। क्रेडिट पक्ष और डेबिट पक्ष के इन दोनों कॉलम क्रमशः विवरण यानी पर्टिकुलर्स और राशि यानी अमाउंट कहलाएंगे। पहले हम डेबिट पक्ष की बात करते हैं। उसमें हम लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बाई कैश और बैंक, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई हो तो उन्हें शून्य माना जा सकता है और जो भी दोनों पक्षों का अंतर होगा उन्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज ए बैलेंसिंग फिगर हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक और विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि कभी कभी आपको सदस्यों की संख्या के बारे में सूचना दे दी जाती है और प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाले चंदे के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। ऐसी स्थिति में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हस्तांतरित करने योग्य राशि की जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी जो सदस्यों की संख्या को प्रत्येक वर्ष प्राप्त होने वाले चंदे की राशि से गुणा करके ज्ञात करेंगे। ऐसी स्थिति में इस खाते को बनाने का उद्देश्य जो अन्य मदें बाकी रह गई है उनमें से जो भी प्रश्न में नहीं दी गई है उसे ज्ञात करना। नेक्स्ट, दान। लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के लिए दान भी एक महत्वपूर्ण प्राप्ति एवं आय की मद है। दान से अभिप्राय उस प्राप्त राशि से है जो किसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी से
उपहार गिफ्ट के रूप में प्राप्त होती है। यह नकद या संपत्ति के रूप में भी प्राप्त हो सकती है। यह पहले प्राप्ति एवं भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाएगी। दानों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डोनेशंस। दान प्राय 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विशिष्ट दान, नंबर 2 सामान्य दान। सबसे पहले हम बात करेंगे विशिष्ट दानों के बारे में, स्पेशल और स्पेसिफिक डोनेशंस के बारे में। यदि दान किसी उद्देश्य या कार्य की पूर्ति के लिए प्राप्त हो, जैसे कॉलेज के निर्माण के लिए दान प्राप्त हुआ है, भवन या पुस्तकालय के निर्माण के लिए दान प्राप्त हुआ है, पुस्तक या मशीन के क्रय के लिए दान प्राप्त हुआ है, तो ऐसे दानों को विशिष्ट दान कहा जाता है। इनका लेखांकन व्यवहार पूंजीगत आय मानकर किया जाता है और इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। इस प्रकार का दान बार बार प्राप्त नहीं होता, अतः इसकी राशि कम हो या अधिक इसे दायित्व पक्ष में ही दिखाना चाहिए। सामान्य दान, जब दान सामान्य कार्यों या दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए दिए जाते हैं या जिनको देने का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता, तब इन्हें सामान्य दान कहा जाता है और इन्हें आय व्यय के क्रेडिट भाग में दिखाया जाएगा। लेखांकन व्यवहार, यदि सामान्य दान की राशि कम हो, जनरल डोनेशंस ऑफ स्मॉल अमाउंट, तो इसे आयगत प्राप्ति मानते हुए आय व्यय खाते के आय पक्ष इनकम पक्ष में यानी क्रेडिट भाग में दिखाया जाएगा। परंतु विशिष्ट दान की राशि कम हो या अधिक पूंजीगत आय ही मानी जाएगी। यदि सामान्य दान की राशि बहुत अधिक है, उस केस में यह चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है, क्योंकि दान की बड़ी राशि बार बार प्राप्त नहीं होती। कभी कभी बड़ी प्राप्त दान की राशि को सीधे संस्था के पूंजी कोष में भी जमा किया जा सकता है। दान की किस राशि को बड़ी या छोटी मानेंगे, यह संस्था के आकार एवं तथ्यों एवं परिस्थितियों के स्वभाव पर निर्भर करेगा। यदि प्रश्न में इस प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, तो छात्रों को चाहिए कि वे इसे सामान्य दान ही मानें और आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाएं। विशेष नियम, यदि दान के संबंध में समायोजनों में किसी बात का उल्लेख हो तो उसका पालन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, दान की आधी राशि को पूंजीकृत कीजिए, तो दान की आधी राशि आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में और आधी राशि चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाई जाएगी। स्पष्ट रूप से लिखा हो, दान को पूंजीकृत कीजिए, तो दान की संपूर्ण राशि को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा, भले ही वह राशि कम है या नहीं। इसी प्रकार की कुछ अन्य मदों के बारे में हम बाद में बात करेंगे।